हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे उनको ये वीडियो देखकर जाना है, नहीं तो आपका हिंदी में परसेंटेज कम हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ आंसर एक ही वीडियो में बताऊंगा। यानी कि 100 में 100 अगर आपको लाना है तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहीं और से नहीं आते, वे हमारे ही बीच से निकलते हैं। और कड़ी मेहनत के साथ वो क्या करते हैं, बस डिफरेंस उसमें क्या है, आप में और एक टॉपर में क्या डिफरेंस होता है कि वो कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत के साथ कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, और आप लोग केवल बुक लेकर बैठते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। टॉपर कहीं और से नहीं आते, वो अवतार नहीं लेते, वो भी हमारे बीच में ही रहते हैं और हमारे बीच से ही निकलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 12th हिंदी के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक मैराथन क्लास होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं हिंदी में 100 में 100 लेकर आऊं, क्योंकि हिंदी जो है बहुत ही ईजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। YouTube के इतिहास में पहली बार आपको ऐसी क्लास कोई नहीं देगा कि पूरा हिंदी एक वीडियो में, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, हिंदी संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, निबंध, सब कुछ एक ही वीडियो में। ये वीडियो जो देखकर जाएगा वो 100 में 100 लेकर आएगा। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको इस वीडियो को देखना है, एक भी मिनट आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर स्टेप बाय स्टेप हम सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। आप जब क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे हिंदी का, तो सबसे पहले हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न ही होता है, जो कि 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। और अगर ये 10 नंबर कंप्लीट करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना होगा। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? जिसको जिसको क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट कर देगा, क्योंकि हमारे क्लासेस जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट ही लेते हैं और जो ब्रिलियंट नहीं है उनको हम ब्रिलियंट बना देते हैं। का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है राधा चरण गोस्वामी, घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? मैं बोल रहा हूं, आप लोग पहले ही आंसर दे दिया कीजिए कमेंट में, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादक थे। खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है जैनेन्द्र कुमार, घा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आप उठा लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर और देख लीजिए जाकर, ये सारे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, सब कुछ मैंने उन्हीं का लिया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? ये तो सबको पता होगा, आई थिंक आप सभी को पता होगा। का है परीक्षा गुरु, खा है गोदान, गा है गुनाहों के देवता, घा है चित्रलेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। ऑप्शन नंबर का इज राइट। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? जल्दी बताइए, शायद आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। का है जयशंकर प्रसाद की, खा है रामकुमार वर्मा की, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की और घा है श्याम सुंदर दास जी की। तो भैया ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, भारत दुर्दशा, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। यहां पे संपादक लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रथम संपादक क्या लिखेंगे आप लोग? संपादक, ठीक है।
तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है ये बताइए। का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है श्याम सुंदर दास, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है हरदेव बाहिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक जो हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? बताओ जल्दी से, सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के लेखक हैं? जैसे युग होता है, ठीक है, इसमें कोई भारतेंद्र युग का होगा, कोई द्विवेदी युग का होगा, कोई प्रगतिवादी युग का होगा, कोई छायावादी युग का होगा, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन से युग के हैं? का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग और घा है प्रगतिवाद युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? ये इस क्वेश्चन का आंसर जिसको नहीं पता भैया उसको समझ लीजिए कुछ नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नहीं पता तो चुल्लू भर पानी ले लीजिए, डूब जाइए। का है प्रेमचंद, खा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो स्कंद गुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। कितनी बार बताया जाए और कितने फेमस ये कवि हैं आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आप हाई स्कूल में भी आपने इनको पढ़ा होगा और 12th में भी आपका चैप्टर है श्रद्धा मनु, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक थे, हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है मुंशी प्रेमचंद। तो भैया मुंशी प्रेमचंद्र जी हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। 9 नंबर, ये आपके चैप्टर आपके लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताओ पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह किसका है? पृथ्वी पुत्र का है सरदार पूर्ण सिंह, खा है वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है हरिशंकर परसाई, घा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो राइट आंसर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी। पृथ्वी पुत्र जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। 10 नंबर, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, इसमें से कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है भैया? तो अंतराल नहीं है, त्रिशंकु नहीं है, तट की खोज नहीं है, वागधारा जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। तो ये थे आपके हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेरे अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ 10 क्वेश्चन को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको और भी सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बूंद बूंद से समंदर बढ़ता है, तो आपको धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ना होगा। फ्री में नंबर नहीं मिलते, मेहनत तो करना होगा, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, महत्वपूर्ण गद्यांश। भैया गद्यांश जो है आपके एग्जाम में 10 नंबर का आएगा। वैसे ये बहुत ही इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग। अब आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, आपके अकॉर्डिंग ये इजी है या नहीं है वो आप ही जानते हैं, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये इजी होता है। इसमें करना क्या है, गद्यांश दिया गया उसको पढ़ लो, उसके नीचे 5 क्वेश्चन है उसका आंसर दे दो, 10 नंबर ले जाओ। क्या है, सिर्फ आपको चैप्टर का नाम पहचानना आना चाहिए, तभी आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और शायद मैंने एक ऐसे गद्यांश को लिया है जिसमें चैप्टर का नाम पहचानने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे गद्यांश है जिसमें चैप्टर के कुछ कीवर्ड दिए रहते हैं। जैसे राष्ट्र का स्वरूप है उसमें राष्ट्र रहेगा, अशोक के फूल है उसमें अशोक रहेगा। लेकिन भैया इसमें बताओ, आप लोग इसमें गेस करो। देखो, का कई महीनों बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वो धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा तुझे गले से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। अब देखिए इतना बड़ा गद्यांश दिया गया, 5 क्वेश्चन इसके नीचे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगर आपने पहचान लिया ये किस पाठ से है, बहुत आसानी से लिख देंगे। 2 गद्यांश रहेंगे, एक ही करना होगा, दोनों में से किसी को तो आप पहचान ही लेंगे। टेंशन नहीं लेने का, हिंदी में कुछ भी नहीं है, मैं जो बताता हूं तैयार करो, 100 में 100 लाओगे, बस राइटिंग पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये पाठ किस पाठ से लिया गया, ये हमारे निंदा रस से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर प्रसाई जी हैं। हमें पाठ और लेखक का नाम लिखना है, अभी हम संदर्भ लिखेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए जो 2-3 लाइनें हैं जिनके नीचे रेखाएं हैं, इतने का आपको व्याख्या करना है। तीसरा,
का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह लेखक को भुजाओं में जकड़ लिया। ये देखो, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि का जो है वो तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। बस हो गया, ठीक है। चौथा देखिए, लेखक को किसके पुतले की याद आ गई। ये सीधा सीधा आंसर है। देखो यहां पे जकड़ा तो धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। अभी मैं बताऊंगा, सब कुछ टेंशन मत लो। पांचवा, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया, तो सब कुछ इसमें लगा हुआ है। आप लोग टेंशन मत लो। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहां है भीम, आ बेटे तुझे गले से लगा लूं, ठीक है। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर कर डाला। अभी मैं एक एक का आंसर बताऊंगा, सबका आंसर गद्यांश में ही छिपा है, बट इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है। कुछ है नहीं, सिंपल सा है। एक काम करो, आपके पास पेज तो रहेगा ही बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ आपको करना क्या है, जब भी आप गद्यांश सॉल्व करें, जो इसका फर्स्ट वर्ड है का कई, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो का कई। अब मैंने ये क्यों लिखा, आप लोग कहेंगे सर जी ये क्या है, तो भैया इसका मतलब है, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश रहेंगे, करना तो एक ही होगा। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया है, क्योंकि क्वेश्चन तो उतारना नहीं है। ये उन्हीं के लिए होता है कि मैंने ये वाला किया है भैया, उनको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब लास्ट वर्ड क्या है, चूर कर डाला, इसको भी लिख दीजिए ऐसे। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने कौन सा किया। प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको ऊपर डालना ही है भैया। पूरे हिंदी की कॉपी कैसे लिखे मैंने आपको प्रोवाइड पहले बता दिया। आप लोग सर्च करो क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। देख लो कैसे कॉपी लिखना है ताकि बाद में पछताना ना पड़े, ठीक है। तो देखो अब हम एक एक का आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया हमें नंबर 1 करके एक हेडिंग डालना है, संदर्भ। देखिए पाठ और लेखक के नाम के लिए संदर्भ सबसे बेटर रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर अगर हम पाठ का नाम बराबर लिख दे निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई, तो क्या हमें नंबर मिलेगा? ऑफ कोर्स फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप लिखते हैं पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई, पूरा नंबर मिल जाएगा, नो टेंशन। संदर्भ लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा, क्योंकि कंफ्यूजन ये बच्चों में रहती है। मेरे पास कई स्टूडेंट ने कमेंट किया सर ये पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई लिख दें, संदर्भ ना लिखें तो हमें नंबर मिलेगा। आधा नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा, पूरा नंबर मिलेगा, नो टेंशन। बट मैं संदर्भ बता देता हूं कैसे लिखना है। देखो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब आपका जो पाठ्य पुस्तक है भैया ये कौन सा भाग है, ये गद्य भाग है, तो ब्लैक पेन का यूज करके लिखेंगे गद्य भाग। अगर आप इसके अंदर नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और बेटर दिखेगा, इसको भाग कर दीजिएगा, ठीक है। भाग, गद्य भाग में संकलित, में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध, हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार, हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार, अब आपको लिखना है लेखक का नाम। देखिए हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार मैंने लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं या फिर संकलित तथा डायरेक्ट लेखक का नाम भी लिख सकते हैं हरिशंकर परसाई, बट ऐसे लिखेंगे थोड़ी विशेषता लिखकर भाई कितना अच्छा लगेगा लेखक को भी और चेक करने वालों को भी। तो हरिशंकर परसाई या आगे श्री हरिशंकर परसाई लिख सकते हैं, ठीक है। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित, द्वारा लिखित। अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है मैंने बताया था, निंदा रस। इसको ऐसे लिख दीजिएगा, निंदा, निंदा रस, ठीक है। शीर्षक निबंध, शीर्षक निबंध से अवतरित है, से अवतरित है, ठीक है। तो ऐसे आपको संदर्भ लिखना होगा जिसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम होना चाहिए। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं जैसा मैंने बताया था, डायरेक्ट हेडिंग डाल के, या ऐसे संदर्भ लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, पाठ्य पुस्तक
के लिख दीजिएगा, के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। लेखक का नाम आ गया, पाठ का नाम आ गया, बिल्कुल सही है। और हमने यहाँ पे कर लिया है अपना 2 नंबर कंप्लीट। ऐसे एग्जामिनर देगा 2/2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको जिसके नीचे रेखाएं उतने का व्याख्या करना है। वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। अब देखो इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के 2-4 लाइन 6 लाइन एक्स्ट्रा करके अपनी तरफ से अच्छे से लिख देना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमें तो याद ही नहीं रहेगा, कैसे लिखेंगे। ये याद करने वाली चीजें नहीं है। आप खुद में राइटर हैं, राइटर कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो भी हमारे ही सोसाइटी से थे। तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। मतलब इसी तरह से जैसे आप अलग अलग बुक को अगर उठाएंगे तो इसका अलग अलग आप व्याख्या देखेंगे। इसका मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार व्यक्त किए गए, तो आप अपने तरीके से लिखिए। कोई जरूरी नहीं कि आप याद करके ही जाएं। तो ऐसे लिख दीजिएगा, देखो जैसे मैंने लिखा है। लेखक के एक मित्र जो कई माह बाद उनसे मिलने आए थे और मित्र होने का झूठा आडंबर रचते थे, वे उनके कमरे में तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले तूफान की गति से अंदर आए। इसके उपरांत उन्होंने धूल और हवा से बने चक्रवात या बवंडर की तरह लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ दिया। इस स्थिति में उन्हें दुराभाऊ एवं आडंबरी उस धृतराष्ट्र की याद आ गई जो बाहर से भीम को अपना स्नेह दर्शाकर उनकी हत्या करना चाहता था। यह बात अन्यथा है कि जिसे धृतराष्ट्र ने अपनी भुजाओं में जकड़ा हुआ था वो भीम ना होकर उसका पुतला था। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति करके लिख देना है। ठीक है, दैट्स द सेकंड आंसर। और 2 नंबर यहाँ पे भी कंप्लीट, 4 कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो देखो ये लिखा है, का जो है वो तूफान की तरह अपने कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। देखो ये लिख गया, का अर्थात लेखक, का को लेखक को का से प्रदर्शित किया गया है। लेखक के मित्र तूफान की तरह कमरे में घुसे और धूल व हवा के साइक्लोन या बवंडर की तरह उन्होंने लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। भैया 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। ठीक है, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को किसके पुतले की याद आ गई। तो भैया भीम के पुतले की याद आ गई। देखिए यहां पे लिखा है, ये जब जकड़ा तो भीम के पुतले की याद आ गई, तो इसको ऐसे लिखेंगे, लेखक को उस भीम के पुतले की याद आ गई जिसे धृतराष्ट्र वास्तव में भीम समझकर मार डालना चाहता था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर कंप्लीट। आप कहेंगे सर ये नाइंसाफी कैसी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें थोड़ा बड़ा लिखना था, थर्ड फोर्थ में तो कुछ नहीं है। देखो भैया, कहीं खुशी तो कहीं गम, ऊपर बड़ा लिखना था आपको आंसर, नीचे छोटा छोटा लिखना है। भाई आपकी मजबूरी भी समझते हैं एग्जामिनर। 5th नंबर, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया। तो ये देखो क्या है, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को देखिए, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को वास्तव में भीम समझकर उसकी हत्या करने के लिए अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। सिर्फ यही किया था। ये लो भैया आपका 10 नंबर कंप्लीट। एग्जामिनर भी देगा, लो भाई 10 में 10। ठीक है, ऐसे देगा। अगर ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीजें कुछ नहीं है, गद्यांश में कुछ नहीं है। अपनी तरीके से लिखिए, डरिए बिल्कुल मत कि मेरा नंबर कट जाएगा। नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने अच्छे से खुद को प्रेजेंट किया है, अच्छे से आपने कॉपी में लिखा है, नंबर काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो भी हम जैसे मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्टूडेंट आते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश पर। ये आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, कितने नंबर के आते हैं ये जल्दी बताइए। 10 नंबर के, ये भी गद्यांश के भाई पद्यांश। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जैसे मैंने एक लिया है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। मतलब इसमें क्या है, देखो ध्यान से समझना। तो देखिए ये हमारे किस चैप्टर का है, ये हमारे कैकेयी का जो अनुताप चैप्टर है, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ये उसी से लिया गया है भाई। इसमें देखिए क्या है, राम जी होते हैं, मतलब राम जी वनवास पे चले गए थे, आपको पता है कैकेयी जी ने उनको वनवास करवा दिया। तो राम जी से मिलने कैकेयी, भरत और बहुत सारे लोग गए हुए थे, एक पंचवटी में बैठे हुए थे।
तो वहीं पे क्या होता है, बातें होती हैं, कैकेयी जी सोचती हैं कि राम जी जो है फिर से अयोध्या वापस चलें। ठीक है, तो देखिए क्या कहती हैं, कैकेयी जी कहती है निज जन्म जन्म, वो अपना अनुताप करते हुए कहती है, पछतावा करते हुए कहती है, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी खुद को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगद न पाऊं, मतलब मैं जन्म जन्मांतरों तक ये सुनती रहूं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, मतलब ये जीव मेरा जन्म जन्मांतरों तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि जो रघुकुल की रानी थी ये जो है उन पर धिक्कार है, जिनको स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया, जिसने राम जी को वनवास कराया, उस महारानी पर धिक्कार है। लेकिन वहां सभा में कई लोग बैठे हुए थे, सिर्फ वही नहीं थे, कई लोग बैठे हुए थे। तो क्या कहते हैं वो लोग, राम जी भी उसमें शामिल थे। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, फिर वहां जो सभा बैठी थी वो एक स्वर में कहती है वो माई धन्य है, वो माई को 100 बार धन्य है, जिस जननी ने है जना भरत सभाई, मतलब जिस मां ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। फिर क्या होता है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, जितने भी सभा में लोग बैठे थे वो श्री राम जी के साथ फिर से एक बार स्वर में कहते हैं 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, यानी कि वो माता धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, क्योंकि भरत जो है वो नहीं चाहते थे कि राम जी को वनवास हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन रहेंगे 1 2 3 4 5। सबसे पहला, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया इसमें भी वही लिखना है जो मैंने आपको उसमें बताया था, मतलब इसमें कवि का नाम लिखना है, संदर्भ यहां पे भी आपको लिखना होगा। ठीक है। दूसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं, तो आप जानते हैं कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मेरे जो प्राण है वो जन्म जन्मांतरों तक यही सुनते रहे कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है कि कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो माते, वरन वो माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। पांचवा, प्रभु के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी, जो वहां पे सभा बैठी थी वो क्या चिल्ला उठी, प्रभु के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी, भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, 100 बार धन्य है। ऊपर दिया गया है सब कुछ, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो उसमें मैंने किया था, डॉट डॉट वाला। देखो निज जन्म जन्म, निज जन्म लिख देंगे ऐसे, देखो निज जन्म, ठीक है, फिर डॉट डॉट ऐसे करेंगे, ठीक है, डॉट डॉट करके लाल की माई लिख देंगे, ठीक है, लाल की माई, ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। अब हमें हेडिंग डालना होगा फर्स्ट वाला, जो कि है भैया संदर्भ। क्या है, संदर्भ, ठीक है। ऐसे हम प्यारा सा हेडिंग डालेंगे। ये रंग बिरंगे पेन मत यूज कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये हरा, पीला, लाल, नारंगी, ये सब बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, नहीं तो हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पेन सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू यूज करना है, ठीक है। तो देखो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ये हमें करना है। तो हम लोग लिखेंगे संदर्भ, देखो कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि भाई ये पद्यांश है तो यहां पे पद्यांश लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश। अब यहां पे डायरेक्टली हम कवि का नाम भी लिख सकते हैं, देखिए श्री मैथिली शरण, श्री मैथिली शरण, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, ठीक है, द्वारा रचित। देखिए मैथिली शरण गुप्त का एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है जिसको हम साकेत के नाम से जानते हैं। साकेत बहुत ही ज्यादा फेमस है भैया, तो इसको याद रखिएगा। हालांकि ये साकेत महाकाव्य से लिया गया है, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम दूसरा है। तो साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए आप और बेटर लिखने का प्रयास कीजिएगा, खुद को और अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा, ये बेटर रहेगा। तो पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग, कौन सा भाग है स्टूडेंट, ये है पद्य भाग, ठीक है, पद्य भाग में संकलित
में संकलित। अब आपको लिखना है कविता का नाम, पाठ का नाम, अपना शीर्षक का नाम, तो है भैया ये कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप, ठीक है, कैकेयी का अनुताप। शीर्षक काव्यांश, शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, से अवतरित है। काहे की टेंशन, ठीक है। देखो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त हमारे कवि हो गए द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित। अब पाठ का नाम कैकेयी का अनुपात शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, काम हो गया। बस यही लिखना है भाई, किसी भी कवि का लिखना हो, किसी भी दूसरे पाठ का, आप कवि का नाम और पाठ का नाम चेंज कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट और 2 नंबर भी हमारा कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इतने का व्याख्या करना है। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ठीक है, इसका व्याख्या करना है, देखते हैं। तो देखिए सेकंड हेडिंग हमारा जो रहेगा वो रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगा। ठीक है, इसमें कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया था इतने का आपको व्याख्या करना है। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ठीक है, मतलब कैकेयी जी कहती हैं तो उसको ऐसे कुछ प्रेजेंट करना। अभी मैंने बताया था कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। ठीक है, कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। मतलब आपको सिर्फ इन्हीं 2 लाइनों का अपने वर्ड्स में व्याख्या करना है। ठीक है, अलग से आपको कुछ भी नहीं लिखना। थर्ड क्वेश्चन 2 नंबर हमारा यहाँ पे भी कंप्लीट होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। तो देखिए वो स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। अभी मैंने जब आपको थोड़ा मीनिंग मैंने बताया था तो मैंने बताया था कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। बस हो गया ये चौथा क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। चूंकि सभा में श्री राम जी भी उपस्थित हैं और कैकेयी जब अपना प्रायश्चित करती हैं तो श्री राम जी उनसे कुछ कहते हैं। देखो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो। ठीक है, वरन वो माता सौ भार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। यानी कि वो कहते हैं कि ऐसी माता को 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। यानी कि जब कैकेयी जी का अपमार्जन करती हुई सभा वहां पे जो बैठे थे वो क्या चिल्ला उठी। तो देखिए प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। तो भैया ये आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा और ऐसे लिखोगे तो आपको 10 में 10 पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका था महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, अब चलिए देखते हैं लेखक का साहित्यिक परिचय, फिर कवि का, ठीक है, कहानी। चलिए देखते हैं। अब चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं लेखक का साहित्यिक परिचय। जैसे आपके एग्जाम में हिंदी के पेपर में पहले लेखक का साहित्यिक परिचय आएगा, फिर कवि का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेखक का साहित्यिक परिचय जो कि 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर 12th में तो ऐसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को लिखिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, बट आपको करना क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय लिखना है, उसके बाद में इनकी रचनाओं को लिखना है। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर अगर केवल साहित्यिक परिचय लिखें, उनकी रचनाओं को लिख दें तो नंबर मिलेगा, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा क्योंकि साहित्यिक परिचय मेन है। जीवन परिचय बहुत छोटा सा अगर लिख देंगे कि इनका जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई, बस बहुत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक छोटा जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। बस आपको इनका जन्म इनकी मृत्यु लिख देना है, काम खत्म। ठीक है, अब लिखना सबसे मेन हेडिंग साहित्यिक परिचय। आप चाहे तो केवल साहित्यिक परिचय लिखकर भी रचनाओं को लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो
डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है इनका हिंदी साहित्य में कैसा योगदान है, किस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, इनको कैसे कैसे इनाम मतलब पुरस्कार मिले। ठीक है, तो देखो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध है। ठीक है, इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। तो इतना सा आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। याद रहे साहित्यिक परिचय मेन है, 80 शब्दों में आपको टोटल लिखना होता है। तो साहित्यिक परिचय अपने अकॉर्डिंग लिखिए। रचनाएं फिर आते हैं, रचनाओं को कैसे लिखेंगे या कृतियां, दोनों नाम सेम ही है, चाहे आप रचनाएं बोले या कृतियां बोले। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। देखो निबंध इन्होंने कौन कौन सा लिखा, निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। शोध प्रबंध में इन्होंने पाणिनकालीन भारतवर्ष शोध प्रबंध को किया। आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, ये इनका आलोचना है। संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का संपादन भी इन्होंने किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। एक छोटा सा जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर इनकी रचनाओं को लिखना है। दैट्स मेन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कवि का साहित्यिक परिचय। हम लोग देखते हैं कवियों में मैंने ऐसे कवि को लिया है जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रेंडिंग में चल रहा है और 5 नंबर आपका क्लियर कराएंगे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी को मैंने इसमें लिया है। और जयशंकर प्रसाद जी आपके 12th में नहीं, हाई स्कूल से ही आपके साथ है। तो जब तक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे वो आपके साथ नहीं छोड़ने वाले। तो इसमें भी क्या करेंगे, जीवन परिचय एक छोटा सा लिखेंगे। देखो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। छोटा सा जीवन परिचय। अब साहित्यिक परिचय हम लोग लिखते हैं। देखो श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, नायक तथा उपन्यासकार भी थे। मतलब ये छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। ये नाटककार थे, नाटक भी लिखते थे, कथाकार थे, कथा भी लिखते थे, नायक और उपन्यासकार भी थे, यानी कि उपन्यास भी लिखते थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व में से इन्हें अलंकृत किया। रचनाओं में देखिए साहित्यिक परिचय होगा। रचनाओं में जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य ग्रंथ में इन्होंने बहुत ही फेमस रचनाएं दी, जैसे कामायनी, आंसू, लहर, झरना इनका काव्य ग्रंथ है। कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी इनकी कहानियां हैं। उपन्यास में इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है ये इनकम्प्लीट है, यानी कि अपूर्ण है, ये पूरी नहीं हो सकी थी। निबंध में इन्होंने काव्य और कला तथा अन्य निबंध। निबंध में इन्होंने बहुत कम रचनाएं की हैं, ज्यादातर एक काव्य रचनाएं ही किया करते थे। शंभू में प्रेम राज्य। ठीक है, तो ये होगा जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। मतलब इसमें आपको करना क्या है, छोटा सा जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर उनकी रचनाओं को लिखना है। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया इस तरह लिखोगे तो आपको 5+5 जीवन परिचय के 10 में 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कहानी। देखिए कहानी में आपके 12th हिंदी में 2 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पंचलाइट और दूसरा है बहादुर। ये नंबर फिक्स होता है आपका, 5 नंबर इसका एकदम फिक्स होता है। मतलब इसमें आपको क्या करना है, बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी, इसका सारांश और उद्देश्य दोनों को पढ़ लीजिए। ये 5 नंबर आपका फिक्स। देखो आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अछूते रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है।
मतलब जो है हमारी जो बहादुर कहानी है ये अमरकांत जी की कहानी है। वैसे हमें तो उद्देश्य लिखना है, आखिर इस कहानी का मेन पर्पस क्या है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ पर्पस है। वी हैव टू बी अ टॉपर, आई हैव टू बी अ टॉपर, आपको टॉपर बनना है या फिर आपको बहुत अच्छे परसेंटेज लाना है, एक टारगेट है। तो इस कहानी का भी उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है वो लिखना है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। मतलब श्रम, जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उनका शोषण सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही नहीं करते, पूंजीपति लोग, बल्कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, सामान्य मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो भी ये काम करते हैं, उसमें वो पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। मतलब बहादुर जो है उसको नौकरी पर रखा गया, फिर उसके साथ पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार किया गया, ठीक है, मेरा मुन्ना बच्चा। उसके बाद में धीरे धीरे क्या किया गया, उसको बहुत ज्यादा अपमानित किया गया, मारा, पहले तो उसको गाली गलौज दिया गया, ठीक है, मारा पीटा गया और यहां तक कि झूठी चोरी का इल्जाम भी लगाया गया, फिर बहादुर छोड़कर चला गया। बहादुर कहानी के सारांश में मैंने आपको बताया है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं, जब वो चला जाता है बहादुर तो वो लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं और स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। मतलब सभी लोगों को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखना चाहिए, ये कहानी का उद्देश्य है, ठीक है। मतलब बहादुर कहानी का उद्देश्य है कि गरीब हो या अमीर हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार या कुकृत्य नहीं करना चाहिए। आप अगर नौकर रख रहे हैं तो उसको, अगर आप उससे काम करवाना जानते हैं तो उसको भाई व्यवस्था देना भी आपको आना चाहिए। तो ये आपका पंचलाइन कहानी यानी बहादुर कहानी हो जाएगी। टॉपिक है वो है संस्कृत गद्यांश, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि हिंदी के पेपर में जो आपका खंड खा है उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है। संस्कृत गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है और मैंने आपको ये भी बताया कि संस्कृत गद्यांश के आने के चांसेज किस चैप्टर से ज्यादा है। जैसे आपका संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, जातक कथा, ये 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक आपको संस्कृत का गद्यांश दे दिया गया, ठीक है, और लिखा रहेगा कि 2 आपको गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जो गद्यांश मैंने लिया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है आपके संस्कृत का, और ये हमारे संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का गद्यांश है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए क्या है, ध्यान से पहले मैं इसको पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं इसको लिखना सिखाऊंगा, कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको अनुवाद करना है, ठीक है। पहले हम इसको पढ़कर हिंदी मीनिंग में आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए, धन्योऽयं भारत देशा यत्र समुल्लस पावनी जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। इसका मतलब है, देखिए मैं आपको एक एक वर्ड इसमें नहीं बताऊंगा, ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। यानी कि धन्योऽयं भारत देशा, हमारा भारत देश धन्य है, यत्र समुल्लसित जन्मस पावनी, जहां मनुष्य के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, भव्य भावोद्भावनी यानी कि उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती यानी कि शब्दों को, ठीक है, शब्द राशि को जन्म देने वाली जो देववाणी संस्कृत सुशोभित है। मतलब कहा जा रहा है कि हमारा ये भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। देखिए संस्कृत जो है हमारा प्राचीन भाषा है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा है। आगे देखिए, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाड्मयेषु अस्या वाड्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। इसका मतलब है कि विद्यमानेषु यानी कि विद्यमान समस्त
ठीक है। जो वर्तमान काल में जो विद्यमान निखिलेश्वस वाड्मयोस अस्या वाड्मयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्न चा वर्तते। इसका मतलब होगा कि विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, सुसमृद्ध है। जो संस्कृत का साहित्य है ये विद्यमान सारे साहित्यों में सबसे ज्यादा समृद्ध और सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, ये कहना है इनका। आगे देखिए, यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति, यानी कि यमेव भाषा, ये जो भाषा है यही भाषा संस्कृत नामनाप यानी कि संस्कृत के नाम से लोके विश्व में प्रथिता अस्ति यानी कि प्रसिद्ध है। तो कहा जा रहा है कि जो ये भाषा है संस्कृत भाषा, यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इसका मतलब क्या होगा? अस्माकं हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, अष्टादश पुराण यानी कि 18 पुराण, ठीक है, अन्यानि चा महाकाव्य नाट्यादानि यानी कि अन्य महाकाव्य जो आपके हैं, ठीक है, यानी कि महाकाव्य और नाटक आदि अस्यामेव इसी भाषा में लिखितान संत यानी कि लिखे गए हैं। इनका कहना है कि जो हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चारों वेद हैं, सभी उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, वो अन्य महाकाव्य तथा अन्य महाकाव्य नाटक इसी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, यमेव भाषा सर्वा सामार्य भाषाणाम जननी मन्यते भाषा तत्व विधेय, यानी कि यमेव भाषा, ये भाषा सर्वा सामार्य भाषायाम सभी भाषाओं की जननी मन्यते मानी जाती है, भाषा तत्व विद्यते मतलब भाषा विज्ञानियों द्वारा। तो भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। जननी का मतलब माता आप कह सकते हैं, ठीक है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम चाना कश्याप दृष्टि विषय। देखिए भाई संस्कृत है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो संस्कृतस्य गौरव, जो संस्कृत का गौरव है, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम यानी कि उसमें अनेक प्रकार के जो ज्ञान का होना है, व्यापकत्वम और उसकी जो व्यापकता है, चाना कश्याप दृष्टि विषयम वो किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। मतलब संस्कृत का गौरव, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से भी छिपी नहीं है। देखिए भैया हिंदी मीनिंग समझ गए, लिखना आपको यही है, लिखना तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन अगर इसको नहीं समझोगे कैसे जाकर हिंदी अनुवाद कर पाओगे इसका। आगे देखिए, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथनमान ये सम्मान मुक्त समगुप्त माचार्य प्रवणे दंडिना। देखिए कितना बड़ा इसमें वर्ड है संस्कृत में, तो इसको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव में दृष्टि पथमानीय यानी कि ध्यान में रखकर ही समगुप्त माचार्य प्रवणेव दंडिना यानी कि आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा। जो आचार्य श्रेष्ठ हमारे दंडी हैं उन्होंने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी, यानी कि संस्कृतम संस्कृत को नाम दैवी यानी कि देवताओं की भाषा, वागन व्याख्याता महर्षि भी यानी कि संस्कृत को महर्षियों ने दिव्यवाणी यानी कि देवताओं की भाषा कहा है। तो इस तरह से भैया आपको पढ़ना होगा। आप लोग कहेंगे सर इतनी देर आप पढ़ते ही रह गए। देखो पढ़ोगे नहीं कैसे इसका अनुवाद कर पाओगे। अगर ये जो मैंने बताया ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहीं पर देखते हैं। देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या तो डालना ही है, साथ में आपको जैसे देखिए धन्यो अयम है, ये धन्यो अयम, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब डॉट डॉट करके डॉट डॉट ऐसे कर देंगे और लास्ट जो इसका वर्ड है, देखो लास्ट वर्ड क्या है, महर्षि भी, ठीक है, तो इसको लिख देंगे। आप लोग कहेंगे सर ये क्यों लिख रहे हैं। देखो भैया आपके एग्जाम में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आप कौन सा आपने किया है उसको प्रूफ करने के लिए इसको लिखा जाता है। एग्जामिनर समझ जाएगा भैया इन्होंने धन्यो अयम वाला गद्यांश सॉल्व किया है। सबसे पहले हेडिंग एक डालेंगे प्यारा सा संदर्भ, क्योंकि संदर्भ तो आपको हर हालत में लिखना होगा, ठीक है। देखिए ऐसे संदर्भ हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, संदर्भ लिखेंगे किस पार्ट से है, लेखक तो इसमें होते नहीं भाई, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के
अब देखिए भैया ये संस्कृत भाग है, क्योंकि संस्कृत है आपका तो संस्कृत भाग लिख देंगे, ठीक है, संस्कृत भाग। जैसे हिंदी का गद्यांश सॉल्व करते थे तो गद्य भाग लिखते थे, ऐसे इसमें संस्कृत भाग लिख देंगे, ठीक है। तो संस्कृत भाग में संकलित अब हम लिखेंगे पाठ का नाम। इस पाठ का नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम, तो ऐसे लिख देंगे संस्कृत, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा भैया, भाषायाः महत्वम, ठीक है, ऐसे चैप्टर का नाम लिख देना है। महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, ऐसे आपको लिखना है। मतलब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, ऐसे ही लिख देना है। चैप्टर का नाम मान लीजिए दूसरा आ गया महामना मालवीय, तो सिर्फ इस चैप्टर की जगह पर महामना मालवीय कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। अब अनुवाद हेडिंग डालेंगे और वही लिखेंगे जो हमने आपको बताया था। देखिए ये भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, ऐसे अनुवाद हेडिंग डाल के लिखेंगे। शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने दिव्यवाणी यानी कि देवताओं की भाषा भी कहा है। बस हो गया। इस तरह से अगर आप गद्यांश को सॉल्व करेंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर वो डॉट डॉट करके संदर्भ लिखकर अनुवाद लिखेंगे, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, बट आपको चैप्टर्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संस्कृत पद्यांश। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी संस्कृत का पद्यांश, ठीक है। जैसे आपको गद्यांश मैंने बताया वैसे ही पद्यांश भी 7 नंबर का पूछा जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर कौन सा चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने गद्यांश में बताया वैसे पद्यांश में भी बता दीजिए। तो देखिए इसमें एक ही चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब उसी से आता है। लेकिन 1-2 चैप्टर ऐसे भी हैं जिनमें एक एक श्लोक दिया गया है, तो उसको तो आप पढ़ ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए सबसे पहले हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं, इसमें भी आपको संदर्भ लिखकर हिंदी अनुवाद करना होता है। देखिए विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलस्य साधु विपरीत में तज ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय। इसका मतलब क्या होगा? देखिए विद्या विवादाय यानी कि विद्या जो होती है वो वाद विवाद के लिए, किसकी विद्या? जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनकी विद्या जो होती है वो वाद विवाद के लिए। धनम जो धन होता है, मदाय वो धन जो है वो घमंड के लिए होता है, और शक्ति जो उनका पावर होता है, जो शक्ति होती है, परेशान पर पीड़ना है, वो दूसरों को सताने के लिए होती है। मतलब कहना है जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, खल का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या जो होती है वो वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति जो है पावर दूसरों को सताने के लिए होती है, ठीक है। जो भी उनके पास पावर है दूसरों को सताएंगे। और इसके विपरीत खलस्य, जबकि साधु जो पुरुष होते हैं, साधु, इसके विपरीत जो साधु है यानी कि सज्जन पुरुष आप कह सकते हैं, विपरीत में तज ज्ञान आए, उनका इससे विपरीत होता है, यानी कि उनका ज्ञान जो है वो किसके लिए? ज्ञान प्राप्त के लिए। उनकी विद्या जो है वो ज्ञान प्राप्त के लिए होती है। जो उनका धन होता है वो दाना यानी कि दान करने के लिए होती है, और जो उनकी शक्ति होती है, जो उनका पावर होता है वो रक्षणा यानी कि रक्षा करने के लिए होती है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी जो विद्या है वो वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। जबकि जो हमारे साधु हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनकी जो विद्या है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है, ठीक है। तो ये भैया मैंने आपको अनुवाद बता दिया, लेकिन आपको संदर्भ के साथ व्याख्या लिखना है। तो पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे खूब अच्छे से। देखिए सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करें तो ऐसे कर देना, जैसे देखिए इसका फर्स्ट वर्ड है विद्या, ठीक है।
विवादाय, विद्या विवादाय, ठीक है, ऐसे कर देना है। फिर आपको डॉट डॉट ऐसे ऐसे करते चलना है भैया, ठीक है, डॉट डॉट हमने कर दिया। लास्ट में क्या है, चारक्षणाय, तो इसको लिख देंगे चारक्षणाय, ठीक है। इसको मैंने क्यों लिखा स्टूडेंट, पहले तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या अपनी कॉपी में डालना है। कॉपी कैसे लिखे मैंने पहले ही बता दिया है, सर्च कर लो 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, सारा प्रोसेस मैंने बताया है, उस तरह लिखोगे फुल में फुल मार्क लाओगे। इसको मैंने क्यों लिखा डॉट डॉट करके, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में 2 पद्यांश रहेंगे, करना तो आपको एक ही है भैया। अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा वाला किया है, तो इसको डॉट डॉट करके लिख देना ताकि एग्जामिनर का भी क्लियर हो जाए कि आपने कौन सा किया है। अब संदर्भ हम लोग लिखते हैं भाई बहुत प्यारा सा, क्योंकि आपको संदर्भ तो लिखना ही होगा। संदर्भ में क्या लिखना है, ये जो हमारा पद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है। ये रंग बिरंगे पेन बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन ही यूज करना है। तो देखिए ये जो हमारा पद्यांश है ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ही लिया गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के देखिए संस्कृत भाग है, ठीक है, तो यहां पे हम ऐसे लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर संस्कृत भाग, ठीक है, क्योंकि भैया संस्कृत है तो आपको संस्कृत तो लिखना ही होगा, ठीक है। में संकलित, में संकलित, ठीक है। अब आपको पाठ का नाम लिखना है, इसमें लेखक नहीं होते, लेखक का नाम आपको नहीं लिखना होता है, ठीक है। पाठ का नाम भी ब्लैक से लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हाईलाइटेड चीज है, ठीक है। तो सुभाषित रत्नानी, ठीक है, ये ऐसे लिख देना है, खूब सुंदर, जितना आप अच्छा लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखिएगा, क्योंकि वही टाइम होता है खुद को प्रूफ करने का। नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। तो ऐसे आपको संदर्भ लिख देना है, मतलब ये किस पाठ से लिया गया, तो प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना सा आपको लिख देना है। जैसे देखिए अब इसका अनुवाद लिखेंगे, विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधु विपरीते मज्ज ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय, ठीक है। तो ऐसे अनुवाद हेडिंग डालेंगे, आपको डिस्टेंस नहीं छोड़ना है, ये तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि हमें ऊपर लिखना था संदर्भ। अनुवाद देखिए ऐसे लिखेंगे, खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु जो होते हैं सज्जन, उनकी विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। मतलब वही चीज आपको यहाँ पे अनुवाद हेडिंग डाल के लिख देना है। 7 नंबर आपका क्लियर। अगर देखा जाए तो गद्यांश से इजी हमारा पद्यांश रहता है, क्योंकि छोटा सा आपको लिखना होता है और इसका चैप्टर भी फिक्स रहता है। भाई एक चैप्टर सुभाषित रत्नानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिए और 1-2 श्लोक और चैप्टर में उसको पढ़ लीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो ये आपका हो गया पद्यांश, समझ में आ गया ये टॉपिक भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अब देखिए स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियों पर। भैया 2 नंबर का आएगा, इसमें कुछ नहीं होता। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, आप बैल मुझे मार, भैया इनवाइट कर रहे हैं, ये ब्लैक से ऐसे दिया रहेगा, मतलब ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, बाकी जो लिखा है वो आपको लिखना है। तो इसका पहले अर्थ लिखना है मुसीबत मोल लेना। आप बैल मुझे मार, इसका मतलब मुसीबत मोल लेना, ठीक है। बैल को आप बुला रहे हैं, भाई मार देगा तो काम खत्म हो जाएगा, तो मुसीबत मोल लेना, ये आपको ब्लू पेन से अच्छे से लिख देना। वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, वाक्य प्रयोग आपको करना होगा क्योंकि लिखा रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए, रमेश ने अपने अधिकारी की बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली, इसे कहते हैं आप बैल मुझे मार। अब रमेश की जगह पर महेश, सुरेश कुछ भी आप लिख सकते हैं, भाई नाम में क्या रखा है। आप दूसरा वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन जो है इसमें आना चाहिए। जैसे देखिए यहां पे लास्ट में आ गया आ बैल मुझे मार, तो रमेश ने अपने अधिकारी की बात ना मानकर मुसीबत मोल ले ली, इसे ही कहते हैं आप बैल मुझे मार। बस हो गया, ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, थाली का बैगन होना, इसका मतलब क्या होता है, पक्ष बदलते रहना।
जिधर सत्ता उधर चल दे भाई, अपना क्या है, हम तो झोला लेकर निकल पड़ेंगे। ठीक है, तो थाली का बैगन होना यानी कि पक्ष बदलते रहना। वाक्य प्रयोग देखिए, रंजन की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, वो कभी इस ओर हो जाता है, और दिख दीजिए, कभी इस ओर हो जाता है और कभी उस ओर। ठीक है, इसे तो थाली का बैगन कहना चाहिए, क्योंकि भाई वो इस ओर भी चला जाता है, उस ओर भी चला जाता है, वो पक्ष बदलते रहता है। ठीक है, किसी एक के पक्ष में वो नहीं रहता। ठीक, तो वाक्य प्रयोग में रंजन, अब रंजन की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रंजन की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, ये रंजन नाम है, वो कभी इस ओर तो हो जाता है और कभी उस ओर, उसे तो थाली का बैगन कहना चाहिए। बस हो गया, ये आपका 2 मुहावरे थे भैया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक ही आपको करना होगा, 4 मुहावरे दिए रहेंगे या नहीं कर सकते, बहुत इजी होता है, ये सब टॉपिक बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है। जो आपका जीवन परिचय, कहानी, ये सारी चीजें याद रखिएगा, कुछ है नहीं हिंदी में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, सर्च करोगे यूट्यूब पर, पीछे शुभम लेक्चर लगा दोगे, सब मिल जाएगा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नया टॉपिक है, अपठित गद्यांश। देखिए स्टूडेंट, अपठित गद्यांश जो है ये 5 नंबर का आएगा और ये भी बहुत इजी रहता है। इसमें करना क्या है बताओ, एक गद्यांश आपको दे दिया जाएगा बड़ा सा, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अपठित का मतलब जिसको आपने नहीं पढ़ा है। ठीक, तो एक बड़ा सा सिलेबस, एक बड़ा सा पैसेज दे दिया गया गद्यांश, और उसको पढ़ना है, और इसके नीचे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, इसी गद्यांश से रिलेटेड उसी को सॉल्व करना है, काम खत्म। उसी बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर देना है, आपका 5 नंबर क्लियर है। मतलब एक गद्यांश को पढ़िए, नीचे बहुविकल्पीय प्रश्न 5 दिए गए हैं एक एक नंबर के, उसी गद्यांश में उसका आंसर भी मिलेगा, टिक कर दीजिए, लिख दीजिए, नंबर मिल गया। जैसे देखिए, पहले गद्यांश को पढ़ना होगा, थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जैसा एग्जामिनर चाहेगा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वो काम जो बच्चे को उसके बचपन, उसकी क्षमता, पहले पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे कैसे आंसर दे पाओगे, और उसकी गरिमा से वंचित करता है, और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम, इसको श्रम कर दीजिएगा। ठीक है, एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व तो सिर्फ सरकार का है। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 18 के नीचे के जो बच्चे हैं, आज वो भी काम कर रहे हैं, वो बाल श्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे क्या काम करेंगे, वो अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वाले एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी और आपको पढ़ना होगा भाई, गद्यांश थोड़ा बड़ा दिया रहेगा। ठीक है, हमारे घरों में, ढाबों में, अभी इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी के नीचे इसी से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, आंसर देना होगा भाई, तो पढ़ लीजिएगा। तो हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे, जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है, जो समाज के लिए छाप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। मतलब जिस उम्र में बच्चे को शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, उसे जो है खेलना चाहिए, मतलब जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में काम वो कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बाल श्रम पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि वो अगर छोटा है, एंजॉय नहीं करेगा तो कब एंजॉय करेगा। आगे देखिए, आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन ना छिन जाए। इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना चाहिए केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। हो गया। अब इसके नीचे भैया 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे इसी से संबंधित होंगे जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा है। देखो क्वेश्चंस को देखते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से समझिएगा। अभी हमने पढ़ा, आपके माइंड में वो पता चल रहा होगा कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे इसका आंसर देना है। ये जो श्रम है इसको श्रम कर दीजिएगा, ठीक है, सारे को।
तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है, यानी कि लोग कैसा सोचते हैं कि बाल श्रम कैसे समाप्त होगा। सबसे पहला, बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है, नहीं, ऐसा वो नहीं सोचते। दूसरा है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है, वो ऐसा भी नहीं सोचते क्योंकि अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगे। तीसरा है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। लोग सोचते हैं कि बाल श्रम को सिर्फ सरकार ही समाप्त कर सकती है, ये उन्हीं का काम है, ऐसा मत सोचिए। बाल श्रम आपको सरकार एक एक बच्चे को काम करने से रोकने नहीं आएगी, वो हम जनता को ही करना होगा, हमें सामाजिक तरीके से उस कार्य को संपन्न करना होगा। चौथा है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व नहीं। लोग ये सोच रहे हैं क्योंकि ऊपर कहा गया है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है, तो लोग सोचते हैं कि ये सरकार का दायित्व है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा देखिए, घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। सबसे पहला, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। क्या आप अपने बारे में ही सोचते हैं? दूसरा है, हम जागरूक बनना नहीं चाहते। तीसरा है, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते। चौथा है, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। यस, ये सही होगा। घरों में, ढाबों में, होटलों में, कारखानों में बाल श्रमिकों को काम करता देखकर हम उदासीन इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम जागरूक नहीं बनना चाहते, हम बनना चाहते हैं, लेकिन हम संवेदना शून्य हो चुके हैं, इसीलिए हम उदासीन बने रहते हैं भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन रहेंगे भाई, मैंने बताया सब उसी से रिलेटेड रहेगा, अपनी तरफ से लिखिए, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा है कि भैया ये सही है कि ये सही है, आप सोचिए, पढ़िए, तभी जान पाएंगे। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। सबसे पहला, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। दूसरा है, बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। तीसरा है, बाल श्रम के कारण बच्चों का घर पर ही रहना पड़ता है। चौथा है, बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता। देखिए ये जो श्रम है इसको इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है, ऐसे लिखिएगा श्रम, ठीक, जहां जहां लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, आप तो जानकार। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भैया फर्स्ट क्वेश्चन था कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। क्योंकि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है, जो बच्चों का बचपना है वो छिन जाता है, छोटी सी उम्र में उन्हें जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए इसको रोकना चाहिए। चौथा देखिए, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। सबसे पहले जागरूकता का अभाव है, बताइए जागरूकता का अभाव है। दूसरा निर्धनता और भुखमरी। तीसरा शिक्षा का अभाव। चौथा है लोगों की मनोवृत्ति। देखिए भाई, लोग काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके यहाँ गरीबी होती है, भुखमरी हो सकती है, इसीलिए काम करते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है? क्योंकि निर्धनता और भुखमरी, गरीब होंगे तभी तो वो बच्चों को काम करने को लिए कहेंगे, नहीं तो अगर उनके पास पैसा होता भाई वो अपने बच्चे को अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाते। किसका पिता किसकी माता नहीं चाहती कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, उसका दाखिला हो जाए, उसका एडमिशन हो जाए, वो पढ़े। नहीं, गरीबी और भुखमरी के कारण ऐसा होता है भाई, ठीक है। कोई नहीं चाहता, सबके माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गरीबी और भुखमरी उनको मजबूर कर देती है बच्चों को काम कराने के लिए, ये समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान है। देखो तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, ठीक है, थोड़ा दिखने में। देखिए सबसे पहला, बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है। दूसरा है, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है, यानी कि लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। देखिए यहां पे यही लिखा है, लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। या फिर चौथा, बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। देखिए अगर बाल श्रम कराया जाएगा, बच्चों से काम कराया जाएगा, तो भैया आने वाला देश का आने वाला कल जो है वो अंधकार की ओर जाने लगेगा। ये चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि बाल श्रम जैसी सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान है। अगर बाल श्रम लगातार होता रहा तो आने वाला जो समय है वो अंधकार की ओर जाने लगेगा, ठीक है, जाने लगता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कल बच्चे श्रम करते करते रह जाएंगे और जो लोग आगे हैं वो आगे निकल जाएंगे, ठीक है, तो बाल श्रम को रोकना जरूरी है। ऐसे ही 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन एक नंबर के 5 नंबर आपको मिलेगा। और मैंने आपको और भी बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कराए, कोई पहला वीडियो नहीं है। हिंदी की इतनी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं कि अगर उसको ही पढ़ लें आपका 100 में 100 आएगा, लेकिन आप लोग आलस करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, वो गलती आपकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द युग्म। स्टूडेंट ये 2 नंबर का आता है। इसमें क्या करना है, 2 शब्द दिए गए, कपट कपाट, इसका सही अर्थ बताओ। का है कप और प्लेट, खा है किवाड़ और खिड़की, गा है धोखा और दरवाजा, घा है पर्दा और किवाड़। तो भैया इसका सही अर्थ आपको बताना है, मतलब राइट आंसर क्या होगा इसका। जैसे कपट है और कपाट है, इसका सही अर्थ बताइए। जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो देखिए कपट का मतलब धोखा, उसने मुझे कपट से ले लिया, ठीक है। और कपाट का मतलब दरवाजा, तो भैया गा वाला ऑप्शन सही होगा। जो पहले उसका मीनिंग पहले, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा देखिए छात्र छात्र, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है छतरीधारी और विद्यार्थी, खा है विद्यार्थी और नेता, गा है क्षत्रिय धर्मी और विद्यार्थी, और घा है विद्यार्थी और क्षत्रियोचित। तो भैया घा ऑप्शन सही होगा। इस छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी जो आप लोग हैं, और इस छात्र का मतलब होता है क्षत्रियोचित। तो घा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक हो गया, कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन मैं इसका बताऊंगा। ऐसे ही हम 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं। उसको भी देखिए, इनको भी देखिए, सबको देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे और टॉपर बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। मतलब अनेकार्थी शब्द का मतलब, जैसे आप लोग जब छोटे थे तो पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई नाम हैं। जैसे देखिए अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब दया भी होता है। ठीक है, आपको 2 ही लिखने हैं, मैं 4 बताऊंगा, 3 बताऊंगा। हमदर्दी भी होता है, दया को हमदर्दी भी बोलते हैं। ठीक है, अनुरूप भी होता है, अनुरूप, और अनुकंपा का मतलब कंपन भी होता है। भाई इनके 3-4 नाम है। ठीक है, ये आपका हो गया। काल, काल का क्या होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा, समय। यहां पे मैं लिख देता हूं दोबारा। ठीक है, समय। और अकाल भी लिख सकते हैं, अकाल, और मृत्यु भी लिख सकते हैं। ठीक है, मृत्यु। और एक लिख सकते हैं यमराज, काल का यमराज भी होगा। ठीक है, काल, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। ठीक है, तो काल का समय, अकाल, मृत्यु, यमराज, इसके नाम है भैया, एक ही शब्द के कई अर्थ। तीसरा देखिए राजा। अब राजा को हम क्या लिख सकते हैं, अधिपति, अधिपति लिख सकते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद में स्वामी लिख सकते हैं, राजा जी जो स्वामी होंगे भाई। ठीक है, मालिक लिख सकते हैं, जो राजा है वो मालिक है। ठीक, पावर है। तो ये आप लिख सकते हैं, काम खत्म। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, मैंने 3-3 4-4 बता दी। ऐसे ही लिखना होगा, काम खत्म। ठीक है, 3 ये आपके हो गए, 2 नंबर क्लियर। ऐसे ही आएगा, बहुत इजी होता है। मैं ग्रामर पोर्शन, जो हिंदी व्याकरण पोर्शन है, इसको बहुत ही ज्यादा इजी मानता हूं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही है हिंदी में। देखिए जिसका उच्चारण ना किया जा सके, उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे। ठीक है, जैसे जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसको एक शब्द में बोलते हैं आस्तिक। ठीक है, तो जो जिसका उच्चारण ना किया गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनुच्चरित। क्या बोलते हैं, अनुच्चरित, जिसका उच्चारण ना किया गया हो। दूसरा देखिए सदैव रहने वाला, जो सदैव रहे, उसको हम लोग शाश्वत बोलते हैं, शाश्वत। ठीक है, सदैव रहने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला, भाई जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु ही तो बोला जाएगा। तो ये जिज्ञासु हो गया। ठीक है, बस यही आपको लिखना है, काम खत्म। मतलब अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द लिखना होगा, कुछ है ही नहीं इसमें, टेंशन मत लो, सारी चीजें हम बताएंगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बोर्ड एग्जाम तक बहुत सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप क्लासेस को टाइम से ज्वाइन किया कीजिए, क्लासेस को मिस नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नाम है वाक्य संशोधन। संशोधन नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि संशोधित करना है। ठीक है, मतलब सही करना है, कुछ गलतियां होंगी। जैसे देखो, आपको दवा लेना चाहिए, इसमें गलती क्या है, देखो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, आपको दवा लेनी चाहिए, लेना के जगह पर लेनी कर दीजिए, 1 नंबर आप भी ले जाइए। ठीक है, बस यही है, आपको दवा लेनी चाहिए। दूसरा देखिए, वह जल से स्नान कर रहा है। भाई जल लिखने की क्या जरूरत है, वह स्नान कर रहा है लिख दो। ठीक है, वह स्नान कर रहा है, भाई पेट्रोल से तो नहाएगा नहीं। ठीक है, वह हो सकता है भाई कोई, तो वह स्नान कर रहा है। ठीक है, जल से स्नान कर रहा है मतलब वह स्नान कर रहा है, इतना लिख दो। तीसरा देखिए, रोटी मोहन ने खाई।
भैया सब्जेक्ट मोहन जी हैं तो इनको पहले लिखिए ना, मोहन ने रोटी खाई, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ पढ़ने से ही आप समझ जाएंगे आखिर इसमें गलती क्या है। ठीक है, मोहन ने रोटी खाई। ठीक है, ये हो गया भाई, हो गया कंप्लीट। बस समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना होगा। अब ये तो हमारा हिंदी व्याकरण पोर्शन का वाक्य संशोधन हो गया। अब आते हैं रस छंद अलंकार पे, जिसमें मैंने रस में लिया है करुण रस को। देखिए करुण रस छंद में हम दोहा पढ़ेंगे, अलंकार में भी हम एक अलंकार पढ़ेंगे, आगे आगे देखिए होता क्या। ठीक है, तो करुण रस देखिए कि कैसे आप लिखेंगे। इसका डेफिनेशन सिंपल है, इसका जितने भी रस है उसका अस्थाई भाव याद कर लो स्टूडेंट। अस्थाई भाव अगर आपको याद है बहुत आसानी से परिभाषा लिख देंगे, और उसका उदाहरण जरूर याद कर लो। हास्य रस का एक याद कर लो, वीर रस का एक याद कर लो, करुण रस का एक याद कर लो, काम खत्म। इसमें हम करुण रस का पढ़ेंगे तो लिखे करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, पहले हम अस्थाई भाव ही लिख देंगे। अब देखिए जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। मतलब आपको अस्थाई भाव को जो आपका शोक है उसको विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करा देना है। ऐसे मान लीजिए हास्य रस हो तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये लाइन याद कर दीजिए, सिर्फ आपको अस्थाई भाव चेंज कर देना। उदाहरण देखिए, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृद पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घनलकों में। ठीक है, श्रद्धा मनुष्य शायद ये लिया गया है। तो ऐसे ही आपको ये लिखना होता है। ठीक, ऐसे ही आपको परिभाषा के साथ उदाहरण लिखना है, काम खत्म। रस का 2 नंबर क्लियर, और रस में 2 रस आते हैं, आपको एक ही करना होता है, मतलब इजी हो जाता है। आई मीन इजी हो गया रस आपका। परिभाषा के साथ उदाहरण दीजिए, ज्यादा कुछ झंझट मत कीजिए। अब आते हैं छंद पर। छंद में हमने दोहा को लिया है, इसका उदाहरण लिखकर आपको मात्राएं भी गिननी होती है। तो देखिए दोहा, दोहा में दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। भैया दोहा जो है ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होंगे, पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11। काम खत्म हो गया काम। ठीक है, उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हर दुत हुई। काम खत्म। ठीक है, इसमें देखिए मात्राएं कैसे गिनोगे। मां परे का मात्रा 2 मात्रा, ये 2 है, ये 2, ये 1 है, एक को मैंने एक ही की तरह बनाया है। ऐसे मात्राएं गिनकर दिखा दीजिएगा कॉपी में, क्योंकि आपको मात्राओं के साथ लिखना होता है। तो देखिए 2, 2, 4 ये पहला चरण है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा। तो देखिए पहले और तीसरे में 13-13 होंगे, दूसरे और चौथे में 11-11। तो देखिए 13-13 है कि नहीं। 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13। इसमें देखिए 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13। तो पहले तीसरे में 13-13 हो गया, दूसरे चौथे में देखते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11 और 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11। तो दूसरे और चौथे में 11-11। बस यही है दोहा भैया, कुछ नहीं है इसमें। ये भी समझ गए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो भी टाइम है पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि ये समय ना बार बार आएगा, जो बीत गया है वो समय नहीं आएगा वापस। ठीक है, तो आप भी इसको सोना बना दीजिए, सोने में मत गुजारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार पे आते हैं भैया। अलंकार में मैंने रूपक को लिया है। आप लोग कहेंगे सर जी एक एक रस, एक एक छंद, एक एक अलंकार बता रहे हैं, कैसे काम चलेगा। तो रस छंद अलंकार मैंने तीनों को एक वीडियो में पढ़ा रखा है। यकीन नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करो, रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर। तीनों को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। जितने रस हैं, जितने छंद हैं, जितने अलंकार, सारे मैंने बताए हैं। अगर उसको पढ़ लेते हो 6 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन आप लोगों की कमी देखना चाहते नहीं हो, बिना देखे कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रयास ही नहीं करेंगे मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे भाई। तो देखिए जाकर पहले उसको। ठीक है, पहले ब्लेम लगाना ठीक नहीं। एक एक मैं इसमें बता रहा हूं, वो 20 से 22 मिनट का वीडियो देख लेंगे, आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। रूपक अलंकार पे आते हैं। देखिए जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है भैया। उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। मतलब जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय बोलेंगे, जिससे तुलना की जाए उसको उपमान बोलेंगे। जैसे देखिए चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यानी कि कृष्ण जी के जो चरण है वो कमल की समान है। ठीक है, हरि जी के जो चरण है। तो इसमें देखिए भैया उपमेय क्या है? चरण है, क्योंकि इसकी तुलना की गई है। किससे की गई है? कमल से। तो कमल जो है उपमान है। मतलब जिसकी तुलना की जाए, चरण की तुलना की जा रही है भैया, ये उपमेय होगा। और जिससे की जाए वो उपमान होगा कमल। काम खत्म। ये भी हो गया आपका 2 नंबर क्लियर। क्या है इसमें? कुछ नहीं है भैया। ठीक, टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी देखिए एग्जाम्स आ रहे हैं और एग्जाम्स में आप लोग सतर्क हो जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन पे आते हैं। पत्र लेखन में क्या है?
आप पत्र लिखने का तरीका समझिए। व्हाट इज द राइट मेथड टू राइट अ लेटर, मतलब पत्र लिखने का सही तरीका क्या। अगर आपको पता है भाई बहुत अच्छे नंबर देकर आओगे, कोई काट ही नहीं सकता, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। अभी मान लीजिए आप ये वाला याद करके जाएं, दूसरा आ जाए तब क्या करोगे, कैसे लिखते हैं वो जानिए, वो जानोगे तो किसी भी टॉपिक पर पत्र चुटकियों में लिख दोगे। देखिए हम लिखेंगे इस वीडियो में, अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को पत्र लिखिए। मतलब अपने नगर में शुद्ध पेयजल, आप जो पानी पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं आ रहा है, उसको शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए आप लोग जल संस्थान प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। तो हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ठीक है, सेवा में आपको लिखना है, मेथड समझिए। फिर लिखेंगे श्रीमान निदेशक, मतलब निदेशक जी को आपको लिखना है, तो श्रीमान, पहले किसको पत्र लिखना है, सेवा में लिखकर उसको लिख देंगे। फिर जैसे हम मान लीजिए गोंडा से हैं तो गोंडा जल बोर्ड गोंडा, ठीक है, जैसे आप जहां से हैं उसको लिख सकते हैं, पत्र में अपना एड्रेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जहां से हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है वही आप लिखें, ठीक है, ये आपको ऐसे लिखना है। तो हमने ये लिख दिया, जल बोर्ड को हम लिख रहे हैं तो इसको लिख देंगे, मतलब पहले सेवा में किसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको लिखना है, फिर कहां लिख रहे हैं उसको लिख देना है। फिर विषय, भाई विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, तो पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब पेयजल जो अधिकारी हैं उनको जल की आपूर्ति कराने के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, बस इसीलिए हम लोग पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिर आपको हेडिंग डालना है महोदय, ठीक है, मतलब हेडिंग नहीं डालना, आपको महोदय लिखना है, लगभग ये स्ट्रेट में रहे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें महोदय करके, ठीक है, जैसे हमने पहले लिखा सेवा में, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको लिख दीजिए, आप क्या कहां लिख रहे हैं उसको लिख दीजिए विषय, ठीक है। फिर महोदय करके आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। देखिए क्या प्रॉब्लम है, देखो मैं आपका ध्यान, जैसे हम वजीरगंज गोंडा से हैं तो वजीरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जलापूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक है, ऐसे मतलब आपको लिख देना है। एड्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एड्रेस को भी लिख सकते हैं, दूसरे के भी लिख सकते हैं, बस अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मेथड। आगे देखिए, इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है, पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं चढ़ पाता, ठीक है। सायंकाल की भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, मतलब रेगुलर पानी नहीं आता, कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है, इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, ठीक है, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आपने अपने प्रॉब्लम को लिख दिया कि आपका प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको अनुरोध करना है, अतः आपसे अनुरोध है, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अतः आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे, ठीक है। फिर आपको प्यार ऐसा लिख देना है, धन्यवाद, भाई थैंक यू कर दीजिएगा उनका, ठीक है, धन्यवाद, ठीक। फिर हम लोग दिनांक डाल देंगे, भाई दिनांक लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है, दिनांक ऐसे हेडिंग डालेंगे, आप लिख भी सकते हैं दिनांक, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम मान लीजिए लिखना चाहते हैं 22 फरवरी, ठीक है, 22/2/2024, ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 2024 या डॉट डॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपको इधर लिख देना है जैसे प्रार्थी, ऐसे कुछ लिख देना है, ठीक है, साइड में या भौदीय लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भौदीय, ठीक। अब आपको नाम अपना नहीं लिखना है, ठीक है, नाम मत लिखिएगा, का खा गा कर दीजिएगा, नाम भी लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन का खा गा लिख देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। और अपना एड्रेस अगर हो सके तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे हम वजीरगंज गोंडा से हैं तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, वजीरगंज गोंडा, ठीक, मतलब ऐसे आपको पत्र लिखना होगा। मेथड समझिए, पहले आपको पत्र लिखते समय ध्यान देना है कि पहले आपको सेवा में जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड को हम पत्र लिख रहे हैं कि हमें पेयजल अधिकारी को पेयजल जो है उसको आपूर्ति कराई जाए, तो पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ये विषय हो गया। महोदय करके आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, फिर उनसे अनुरोध कीजिए कि कृपया आप लोग जल आपूर्ति कराने की कृपा करें, और फिर आप आभारी लिख दीजिए, धन्यवाद कर दीजिए, दिनांक भौदीय लिखकर काखागा अपना एड्रेस लिख दीजिए, काम खत्म, ठीक है। ऐसे पत्र लिख दोगे 6 में 6 नंबर आपको एग्जामिनर बिना कुछ सोचे समझे दे देगा, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं निबंध पे। पत्र लेखन भी आपको समझ में आ गया। निबंध में हमने लिया है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। भाई ये निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको निबंध में बताया है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद, इन सारे टॉपिक्स पर निबंध बहुत आते हैं।
क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम की भी समस्या है। जनसंख्या वृद्धि अभी भी लगातार हो रही है, आतंकवाद अभी भी है, ठीक है, और बेरोजगारी तो लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो भाई ये सारे जो ट्रेंडिंग में जो वर्तमान में जो प्रॉब्लम्स है उस पर निबंध लिखने को आ सकता है। तो निबंध लिखते समय एक चीज ध्यान दीजिए, हेडिंग बहुत अच्छे से डालना है। भले ही आपको निबंध ना याद हो, हेडिंग डाल डाल के अच्छे से लिख देंगे, थोड़ा बहुत मिक्स करके आपको नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर एक एक वर्ड नहीं चेक करता, ठीक है, उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है, तो इतना ज्यादा नहीं देखता। अगर आपको नहीं पता फिर भी आप अच्छे से लिख देंगे, बस हेडिंग अच्छा रहे। सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग जरूर होना चाहिए, और लास्ट में उपसंहार बिल्कुल, ये दो हेडिंग बिल्कुल होनी चाहिए, और बीच में आपको उससे रिलेटेड हेडिंग डालना है। जैसे जनसंख्या वृद्धि, देखिए प्रस्तावना में लिखना है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 से 1931 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, सिर्फ 20 करोड़, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जब भारत विभाजित नहीं था, इंडिया पाकिस्तान, तब इसकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ थी, और आज सिर्फ भारत की जनसंख्या 139 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। कितनी ज्यादा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, 7 गुना लगभग, ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हैं। फर्स्ट है सीमित भूमि। भाई जनसंख्या तो बढ़ेगी, ये जमीन और ये धरती जो हमारा भूमि है ये नहीं बढ़ेगा, एरिया नहीं बढ़ने वाला, सिर्फ जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दूसरा देखिए, सीमित आर्थिक संसाधन, मतलब जो बेरोजगारी होती है, क्यों होती है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कितने लोगों को नौकरी दिया जाएगा, तो सीमित आर्थिक साधन। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। मतलब ऐसे ऐसे अगर बढ़ता रहा भैया जनसंख्या, तो भुखमरी का भी कागार आ सकता है। ये ठीक है कि हमारा जो देश है इसकी जो आबादी है काफी ज्यादा है, मतलब एरिया, जमीन काफी ज्यादा है, खेती अच्छी होती है, तो सबका पेट पालन होता रहता है, ठीक है। नहीं तो इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है कि रिकॉर्ड है। दूसरा देखिए, हेडिंग दूसरा रहेगा, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। क्या क्या समस्याएं हो सकती है, देखो विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो 2 हाथ लेकर भी आता है। आशय यह है कि 2 हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं, वो है सीमित भूमि की समस्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% है। मतलब पूरे विश्व का जो जनसंख्या उसका 17% सिर्फ भारत की जनसंख्या है। अतः जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है किसी देश के विकास पर अवरुद्ध होना, विकास का अवरुद्ध होना। मतलब जनसंख्या बढ़ती रही तो देश का विकास रुक जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। तीसरा देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण, आखिर जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है, क्यों हो रही जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। देखिए, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्षीय गृहस्थ आश्रम के लिए था। ग्रामों में कृषि योग्य भूमि सीमित है। सरकार द्वारा भारी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग चौपट हो गए हैं, जिससे गांवों का आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया। देखिए भाई, पहले जो है आश्रम होता था, जो गुरु होते थे उनके बहुत सारे शिष्य होते थे, तो वो लोग जो है थोड़ा दूर रहते थे, ठीक है। अब क्या है, अब वातावरण दूसरा है, ठीक है। अब जो है बच्चे फोन ले लेते हैं, ठीक है, उसमें मतलब एडल्ट चीजें भी देख लेते हैं, तो ये सारी चीजें फोन काफी ज्यादा हानिकारक भी उनके लिए। जैसे हमारा फोन भी अभिशाप भी है, वरदान भी है, इंटरनेट, ठीक है। हर चीज अगर कुछ उसका नुकसान है तो फायदा है, तो नुकसान भी है, ठीक है। जैसे आप क्लास ले रहे हैं ऐसे, तो ये सारी चीजें अब हो रही है। पहले आश्रम में जाते थे, गुरु से शिष्य शिक्षा लेते थे, सिर्फ 25 वर्ष ही वो गृहस्थ आश्रम के में रहते थे, ठीक है, समझ में आया। तो और एक चीज और है कि सरकार ने द्वारा जो है भारी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प, देखिए बहुत सारे लोग कलाकार हैं, बहुत अच्छी अच्छी कलाएं बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाती हैं। अब तो सारी चीजें मशीनों से हो चुकी हैं। जो काम कारखानों में पहले आदमी किया करते थे अब मशीनें कर रही हैं। आदमी को जो रोजगार मिलता था वो भी अब नहीं मिल रहा है भाई, ठीक है। तो सारी चीजें जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, लोगों बेरोजगार होते जा रहे हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा गांवों की लगातार उपेक्षा के कारण वहां विकास के अवसर अनुपलब्ध होते जा रहे हैं। उधर शहरों में स्वस्थ मनोरंजन के साधन
स्वल्प होने से अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग को प्रायः सिनेमा या दूरदर्शन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो कृत्रिम पाश्चात्य जीवन पद्धति का प्रचार कर वासनाओं को उभारता है। भाई जो सिनेमा है, जो एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, उसमें जो है वासनाएं, यानी कि बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं ऐड में, ठीक है, जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है 18+, तो वो सारी चीजें भी लोगों को जागरूक करती हैं। इससे अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़तावादिता, चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में भी कमी बनाने सहायक हुए हैं। ये देखिए, चिकित्सा सुविधा है, बाल विवाह है, गर्म जलवायु है, रूढ़तावादी है, तो रूढ़वादिता है, इन सबसे मृत्यु दर में भी कमी आई है, क्योंकि भाई पूरा आपको जो है हेल्थ का वो मिल रहा है, ठीक है, सारी चीजें मिल रही हैं, सुख सुविधा, बीमार हैं तुरंत दवा करा लिए सही हो गए, तो मृत्यु दर में कमी आई है और बच्चे लगातार पैदा होते जा रहे हैं, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए सरकार ने हम दो हमारे दो ये कहा कि 2 पति पत्नी 2 हो गए और 2 बच्चे होने चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ऐसा लोग पालन नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं? देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे भाई, तभी जनसंख्या वृद्धि कम होगी। जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तमाम सारे लड़के हो जाएंगे, तो जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। इससे नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण है, किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम के ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया। ब्रह्मचर्य का कोई पालन नहीं करता, फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करें। प्राचीन भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है कि उज्जीवन से लोगों में संयम की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियां जनसंख्या की अति त्वरित वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियंत्रित के गर्भ निरोधक गोलियां, औषधियां एवं उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो गया है। मतलब गर्भ निरोधक गोलियां और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, सेफ्टी, तो इन सारी चीजें को लाना चाहिए, ठीक है, इनको यूज करना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है, इससे जनसंख्या घट सकती है। उपसंहार देखिए, लास्ट हेडिंग रहेगा, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक अस्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों में आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। शहरों में भी प्रचार माध्यम द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों जिसकी उपेक्षा आत्मघाती होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर करेंगे भाई, तो थोड़ी सी जनसंख्या आप नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही तो रोजगार तो छोड़िए, लोग को खाने पीने का सही से व्यवस्था नहीं किया जा सकेगा और प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, ठीक है। समझ में आ गया? तो आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होगी। मैंने आपको पूरे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में बता दिया, ठीक है। इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं मैराथन क्लासेस। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, आगे हम बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।